तो बार बार जो है कुछ स्टूडेंट्स जो है ड्रॉप हो रहे हैं, इसलिए मैं फिर से रिपीट करूंगा। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट। तो सेट क्या है? कलेक्शन। कलेक्शन मतलब ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, उसको हम सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन डेफिनेशन, कम से कम एक ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए जो सारे ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल हो, और उस डेफिनेशन में कोई भी नॉन मेजरेबल क्वांटिटी या कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये बात हो गई वेल डिफाइंड के लिए। डिस्टिंक्ट क्या है? तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ, आपको बताना है ये सेट होगा कि नहीं। कलेक्शन ऑफ मैन, डॉग, कैट, पेन एंड डेली, डंकी, लॉयन, बोलो ये कलेक्शन सेट है कि नहीं? ये कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे कि नहीं? आप सभी लोग बताएंगे। कुश ने बोला कि यस, मयंक ने बोला नो। मयंक बेटा नो किस लिए बोला आप बताओ, अनम्यूट करके बोलो, व्हाई यू सेड नो। दिल्ली आ गया तो क्या हो गया? दिल्ली में कोविड के केसेस ज्यादा हैं इसलिए दिल्ली नहीं आना चाहिए। दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया इसलिए ये नो क्यों हो गया, ये बताओ रीजन। अनम्यूट कर दो, अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो, कोई बात नहीं है, ये टू वे इंटरेक्शन है। सेम डेफिनेशन नहीं है। मयंक ने बोला सेम डेफिनेशन नहीं है। ओके, अगर मैं प्रूफ कर दूं कि सेम डेफिनेशन है तो अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है इसका ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, नॉट वेल डिफाइंड। रीजन, तो रीजन पॉसिबली बच्चों को ये लग रहा है कि मैन, डॉग, कैट, पेन, इससे सिमिलैरिटी नहीं है। पेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, कैट लिविंग ऑब्जेक्ट है, डॉग लिविंग ऑब्जेक्ट है, मैन लिविंग। दिल्ली एक स्टेट का या एक कैपिटल का नाम है, डंकी एक एनिमल है, लॉयन एक एनिमल है। तो पॉसिबली एक जनरल बिलीफ है, एक जनरल ओपिनियन है, जनता की ओपिनियन है कि पॉसिबली ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट थोड़े डिफरेंट कैटेगरी के हैं। तो क्या डेफिनेशन है जो सब पे एप्लीकेबल है? ठीक है, तो इस बेसिस पर बच्चों ने बोला कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। बट एक बच्चे ने बोला कि वेल डिफाइंड है, मतलब ये कलेक्शन सेट है। किसने बोला था सेट है? तो सर मैंने कहा था। हाँ, तो जिसने बोला था सेट है वो समझाएगा। कुछ बोलो बेटा, सेट है कैसे बोला तुमने? सर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विद सर ये। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, बट यहां पर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट दोनों होना चाहिए ना। तो डिस्टिंक्ट है मान लिया, इन्होंने बोला कि ये सारे डिफरेंट है एक दूसरे से, तो डिफरेंट है चलेगा, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी भी तो फॉलो होनी चाहिए, वेल डिफाइंड। क्या ये वेल डिफाइंड है कि नहीं, ये बताओ। क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? कुछ ने बोला कि वेल डिफाइंड के बारे में अभी नहीं बोल रहे, बट डिस्टिंक्ट तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो वेल डिफाइंड कब होगा, हमने कब बोला कि किसी कलेक्शन को वेल डिफाइंड कब बोलेंगे? जब एक ऐसी डेफिनेशन हमें मिल जाए जो सारे एलिमेंट पे एप्लीकेबल हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। बट लेट मी ट्राई। मैंने बोला इट इज सेट ऑफ नाउन्स। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या ये डेफिनेशन सारे एलिमेंट पर एप्लीकेबल हो रही कि नहीं?
क्या हम मैन, डॉग, कैट, पेन, डेली, डंकी, लॉयन सबको नाउन बोल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है कि ऐसी डेफिनेशन यस है। सर। इसका मतलब फाइनली तुम्हारा आंसर क्या हुआ? अब ये कलेक्शन सेट है कि नहीं? Both yes and no. अरे यस एंड नो कैसे हो गया भाई? जब हमें एक यहां पर लिखा गया कि एटलीस्ट वन डेफिनेशन, कम से कम एक डेफिनेशन अगर मिल गई जो सब पे एप्लीकेबल है तो सेट हो गया। तो एक डेफिनेशन मिल गई तो सेट हो गया, तो नो कैसे बोल सकते हैं? नो का तो कोई स्कोप ही नहीं रहा, तो इट इज अ सेट। ऐसे एक और कलेक्शन दे रहा हूं मैं, कलेक्शन ऑफ 1 1 2 3 3 3 5, ये सेट है कि नहीं? No, sir. ये सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? ऑल्दो ये वेल डिफाइंड Because है, ये वेल डिफाइंड है, द एलिमेंट्स आर नेचुरल नंबर, राइट, बट इट इज नॉट डिफरेंट, तो इट इज नॉट अ सेट। क्यों? रीजन, बिकॉज एलिमेंट्स आर रिपीटेड, और सेट में सारे एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया, दूसरा एग्जाम्पल समझ में आ गया, एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। set of bright students of this class, bright student of this class, ये ये सेट है कि नहीं? कलेक्शन ऑफ, सेट के बजाय मैं कलेक्शन बोलूं तो कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये सेट होगा कि नहीं? जल्दी बोलो। होगा sir. कैसे? मतलब तुम सभी लोग अपने Sir, आप को ब्राइट जो well होगा sir. defined हो सर, वो सारे डिस्टिंक्ट भी होंगे सर, और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ब्राइट बॉयज हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब है कि अगर मैं ब्राइट बॉयज की बात करूं तो जितने भी बच्चे इस क्लास में है, तन्मय है मान लो, राइट, मान लो इसी क्लास के अंदर में समरजीत भी है, समर है, इसी क्लास में नेहा भी है, कमल भी है, राइट, ऐसे मैंने ऐसे लिया, और हमने बोला मान लो कि ये कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ द क्लास है, तो क्या ये कलेक्शन सेट है? तो आप बोलोगे सेट तभी होगा जब ये वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। तो डिस्टिंक्ट तो है, क्योंकि कोई भी दो बच्चे आइडेंटिकल नहीं है, तो सारे डिफरेंट हैं, तो एक प्रॉपर्टी तो फॉलो हो रही है कि डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। बट वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं? मैंने बोला कि ये चार बच्चे ब्राइट हैं, ठीक है, तन्मय, समर, नेहा एंड कमल आर ब्राइट स्टूडेंट्स, तो ये बात कैसे कोई एक्सेप्ट कर लेगा? ब्राइट या जीनियस, अगर वर्ड में यूज कर रहा हूं, ब्राइट और जीनियस और इंटेलिजेंट, जो भी, समझ रहे मेरी बात को? तो इसको मेजर करने का, ब्राइट को मेजर करने का या जीनियस को मेजर करने का या इंटेलिजेंस को मेजर करने का क्या कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया है? मैंने बोला कि तन्मय इज अ ब्राइट स्टूडेंट, तो किसी दूसरे बच्चे ने ऑब्जेक्शन वो कर दिया, बोला सर ये तो डफर है। तो क्या ऐसा कोई थर्मामीटर जैसा डिवाइस है कि कान के पास लगा और बोलो हाँ 100 डिग्री ब्राइट? तो बिकॉज ऐसा कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है जिससे आप जीनियस या इंटेलिजेंस या ब्राइटनेस को मेजर कर सको, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। मेरी बात समझ में आ रही है? एक टीचर ने टेस्ट लिया और वो टेस्ट के बेसिस पर ये चार बच्चों का स्कोर सबसे बेस्ट आया, तो उसने बोला कि ये चार बच्चे ब्राइट स्टूडेंट ऑफ द क्लास हैं, ठीक है। अगले दिन उसी टीचर ने एक और टेस्ट लिया और उस टेस्ट में कोई दूसरे चार बच्चे आ गए, मान लो उसमें मान लो कि समर आ गया और कमल आ गया, यशस्वी आ गई, अब तो लफड़ा हो गया ना। तो देयर इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। अब इसको ब्राइट स्टूडेंट ऑफ द क्लास बोले कि इसको, तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां इस डेफिनेशन में एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक इस्तेमाल हो रही है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है यूनिवर्सली। सारे लोग इत्तेफाक रखें उस मेजरमेंट से, ये जरूरी नहीं, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, टीचर टू टीचर डिफर करता है, टेस्ट टू टेस्ट डिफर करता है। इसका मतलब है कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो जहां कहीं भी ऐसा
collection of best novels, collection of best Hindi movies, collection of best poems, collection of best songs, collection of best football players, collection of best cricket players. तो ये जो बेस्ट, गुड, बेटर, ये जो क्वालिटीज हैं, इसको मेजर करने का कोई यूनिवर्सल डिवाइस नहीं होता, इसलिए ऐसी क्वालिटीज का इस्तेमाल डेफिनेशन में अगर हुआ तो वो डेफिनेशन, वो डिफाइंड कलेक्शन, सच डिफाइंड कलेक्शन विल नेवर बी टर्म्ड एज सेट. याद रखो, ये आपके लिए क्वेश्चन है. क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो. अच्छा, ये जो आपने एक एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल 2, ये सेट नहीं है. क्यों? क्योंकि एलिमेंट रिपीटेड है. तो इसको हम रिपीटेड एलिमेंट वाले कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो यहां लिख दो नोट करके, मल्टी सेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? मल्टी सेट. मल्टी सेट का मतलब है एक ही एलिमेंट अगर कई बार रिपीटेड है तो उसको मल्टी सेट बोलते हैं. और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे 1 2 बार है तो 2 टाइम्स 1, एंड 2 एक बार है तो 2 ऐसे लिखा जाएगा. 3 3 बार है तो 3 टाइम्स 3. तो जो जितनी बार है ब्रैकेट के बाहर उतना रेपिटेशन लिख देंगे. तो ये हो गया सेट का डेफिनेशन. ठीक है, अब आते हैं सेट की जो डेफिनेशन मैंने बताई उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, फटाफट आंसर करेंगे. सभी लोग क्लियर हो? कोई चीज पूछनी तो नहीं है इसमें? एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा, यशस्वी बोलो. यशस्वी बोल रहे हो? सर नो सर. सर कनिका. कनिका, यस बोलो बेटा. सर थर्ड वाला नॉट वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? मतलब क्यों है? वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप इस क्लास के कुछ बच्चों को ये बोल करके आइसोलेट करोगे, उनका कलेक्शन बनाओगे कि ये ब्राइट है, राइट? तो जैसे आप कुछ एक नेम दे दो इस क्लास का, कुछ भी बोलो, आप बोलो, मैं लिखते जाता हूं. चलो, कनिका है तो मेरी तरफ से कनिका, और नेहा है मान लो, तन्मय है मान लो, ऐसे दे दिया आपने. तो किसी ने भी जब ये कलेक्शन लिखा कि कलेक्शन ऑफ ब्राइट बॉयज ऑफ द क्लास, ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, कनिका, नेहा, तन्मय मान लो, तो किस बेसिस पे लिखा होगा? कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा ना जिसके बेसिस पर उसने ये प्रेडिक्शन किया होगा. वो क्राइटेरिया कोई ना कोई जजमेंट, कोई इंटरव्यू, कोई टेस्ट, कुछ ना कुछ तो रहा होगा. अब यस सर. क्या ऐसा कोई टेस्ट है जिससे कि किसी बच्चे की यूनिवर्सल जीनियस या उसकी ब्राइटनेस को मेजर किया जा सके? तो फैक्ट ये है कि देयर इज नो सच टेस्ट अवेलेबल which exactly measures the genius of a human being. No test is available. तो कोई ऐसा यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है कि भाई एक टेस्ट लो और उस टेस्ट में जिसका स्कोर 80 से ऊपर आ गया वो जीनियस है. ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है. अगर मैंने ऐसा एक टेस्ट मान लो बनाया, एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया, और उसके बेसिस पर मैंने बोला कि कमल, कनिका, नेहा एंड तन्मय आर द जीनियस स्टूडेंट. मान लो एक दूसरा टेस्ट आर.एन. तिवारी सर ने लिया और उन्होंने उस एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर ही कैन से दैट दे आर द एवरेज स्टूडेंट्स, क्योंकि वो टेस्ट का स्कोर देख के ही करेंगे और टेस्ट का स्कोर टेस्ट टू टेस्ट डिफर करता रहता है. इसका मतलब है यूनिवर्सल क्राइटेरिया एक ऐसी प्रॉपर्टी इस डेफिनेशन में इस्तेमाल हो रही है जिसका मेजर करने का कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है. जैसे आपने बोला कि कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड, ओके, तो आपके हिसाब से जो जो फूड टेस्टी है वो हो सकता है कि किसी दूसरे के लिए. कनिका ने बोला कि मेरे लिए ये टेस्टी फूड है, तो नेहा ने बोला बिल्कुल बकवास है, मुझे नहीं पसंद है ये, तो बिल्कुल मुझे तो एलर्जी है इससे. तो कहने का मतलब है कि टेस्टी फूड जो है वो पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज होगी, राइट? बेस्ट नॉवेल्स, पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज होगी. बेस्ट पोएम्स, पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज होगी. तो देयर इज नो यूनिवर्सल क्राइटेरिया टू मेजर द क्वालिटी, दैट क्वालिटी. सो ऐसी क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोला जाएगा. आई होप नाउ इट इज क्लियर. यस सर. ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं, जो कुछ अभी यहां समझे हम उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन. फटाफट तैयार हो जाओ, जल्दी देखो. ये नोट कर चुके हैं तो मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूं, सॉरी.
बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन कैन बी कॉल्ड एज सेट। पहला, कलेक्शन ऑफ एंटी कॉइन्स, ये सेट है कि नहीं? आंसर देते जाओ फटाफट, चुपचाप नहीं बैठना इस क्लास के अंदर में, आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। कलेक्शन ऑफ एंटी कॉइन्स सेट है कि नहीं? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलते रहो बाबा, ऐसे इतना साइलेंस का क्या बात है? इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं है कि आप बैठ करके कैलकुलेट कर रहे हो। अगर स्पेसिफाइड नहीं है बेटा तो उसको आप डिस्टिंक्ट मान के चलेंगे, ठीक है। एंटीक कॉइन्स का कलेक्शन सेट है कि नहीं, तो यहां पर एंटीक वर्ड, एंटीक का मतलब क्या होता है? एंटीक का मतलब होता है रेयरली अवेलेबल, वेरी ओल्ड, ओल्ड एंड रेयरली अवेलेबल, रेयर। तो ये फिर से वही बात है कि ओल्ड एंड रेयर ये बड़ा सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी हो गई। आपने कुछ कॉइन को कलेक्ट किया और बोला कि ये तो एंटीक कॉइन है, तो किसी दूसरे ने बोला कि कोई दूसरा कॉइन कलेक्शन, किसी लोग, बहुत सारे लोगों का शौक होता है, तो वो आकर के बोला कि मेरे पास तो ऐसे हजारों कॉइन्स हैं। तो एंटीक वर्ड जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर आप इसी में बोलो कि कलेक्शन ऑफ एंटीक कॉइन्स, ठीक है ना, सेम सेम चीज को अगर मैं ऐसे कर दूं, एंटीक कॉइन्स ऑफ या बिटवीन, ऐसा लिखो, बिटवीन 600 एडी टू 1200 एडी। अब आपने एक टाइम फ्रेम बता दिया, ठीक है, तो 600 एडी से 1200 एडी, या चलो 1600 एडी से 1800 एडी, ऐसा बोल दिया। तो ये जो टाइम फ्रेम हो गया, ये टाइम फ्रेम बिल्कुल वेल डिफाइंड हो गया। अब ये सेट हो जाएगा, नाउ द कलेक्शन विल बी कॉल्ड सेट। तो ये सेट नहीं है, और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद अब ये सेट हो जाएगा। आई थिंक पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया। ए पार्ट क्लियर है आपको? सर हाँ, सेकंड बोलो। पार्ट में हम ये कैसे पता लगाएं कि ये सेम है या डिस्टिंक्ट है? बेटा जब मैं बोल रहा हूं कि ये मेंशन डिस्टिंक्ट और सेम तो तब आएगा जब उसके कॉइन्स को ऐसे आपके सामने रखा जाए, ठीक है। जब नहीं रखा हुआ, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ एंटीक कॉइन्स, तो आप मान के चलो कि वो सारे कॉइन एक दूसरे से डिफरेंट है, उस पर हम आर्ग्यू ही नहीं करेंगे। आइडेंटिकल या डिस्टिंक्ट का आर्ग्यूमेंट तब होगा जब वो टेबुलर फॉर्म में वो सेट प्रेजेंटेड हो, सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हो और वहां कंपेयर करके बोला अच्छा ये तो रिपीटेड है। जब तक ऐसा नहीं है तो आप मान के चलो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। पहला पार्ट, यस यशस्वी बोला, बेटा बोलो। सर अगर हमें टाइम पीरियड बता रखा हो तब तो वो वेल डिफाइंड होंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने यहाँ देखो टाइम पीरियड जैसे ही मेंशन किया तो बोल दिया वेल डिफाइंड हो गया, क्योंकि टाइम मेजर किया जा सकता है, टाइम बिल्कुल परफेक्शन से मेजर किया जा सकता है। अब आ जाओ बी पार्ट। बी पार्ट, कलेक्शन ऑफ एंटीक कॉइन ऑफ ब्रिटिश पीरियड, ये सेट है कि नहीं? यस सर, हाँ। या ये, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड वेल डिफाइंड है, इट इज इसमें वेल डिफाइंड। टाइम हाँ तो ये सेट है, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड इज वेल डिफाइंड। आगे चलो, तीसरा, नो सर। कलेक्शन ऑफ जीनियस पीपल ऑन अर्थ, ये सेट नहीं है क्योंकि जीनियस वर्ड वेल डिफाइंड नहीं है। गुड, आगे चलो, डी। यस सर। हाँ ये यस सर। सेट है, ये सेट है, बिल्कुल सही है। और ये, नो नो सर सर। नहीं है। हाँ नो इट सर। इज अ डिस्टिंक्ट, मल्टी, नॉट डिस्टिंक्ट। हाँ इट इज अ मल्टी सेट, है ना, इट इज अ मल्टी सेट। और इस मल्टी सेट को अगर मेंशन करना होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2x एंड y एंड z एंड 2 एंड 4, ऐसे भी लिखते हैं, ये भी एक तरीका है इसको लिखने का। और हर एक सेट का एक मल्टी सेट होता है। मल्टी सेट का मतलब है ऑब्जेक्ट रिपीटेड है, वेल डिफाइंड है बट रिपीटेड है। तो अगर उसकी रेपिटेशन को हटा दो, ठीक है,
तो ऐसे लिख दो x, एक बार x लिख दो, एक बार y लिख दो, एक बार z लिख दो, एक बार 2 लिख दिया, एक बार 4 लिख दिया। अब ये सेट है कि नहीं? है सर। तो Yes, sir. it is a set now. It is a set. अब इस सेट है तो ये वेल डिफाइंड होगा। इसका डेफिनेशन क्या दोगे? अगर आपने बोला ये सेट है तो इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या दोगे? हाँ यशस्वी बेटा कुछ पूछना है? नो सर। हाँ Sir, this चलो। is a collection of well-defined objects which are distinct. अरे तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट थोड़ी बोला जाता है, वो तो डेफिनेशन है। अब वो डेफिनेशन बताओ ना। वेल डिफाइंड तुम अगर बोल रहे हो तो उसकी कोई डेफिनेशन होगी, जैसे कि पीछे हमने लिखा था सेट ऑफ सर नाउन्स। अलजेब्रा। अलजेब्रा सेट ऑफ अलजेब्रा। Set of integers. सेट ऑफ अलजेब्रा। it is set of alpha numerals, alphabets and numerical numbers। तो ये 3 अल्फाबेट्स हैं और ये 2 नंबर्स हैं, तो अल्फाबेट्स और नंबर्स का सेट है। ठीक है, अल्फा न्यूमरल्स बोलते हैं इनको टुगेदर। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। सेट का डेफिनेशन सबको क्लियर हो गया, राइट? अब इसके बाद लिखेंगे नोटेशन ऑफ सेट्स। अगली हेडिंग देंगे नोटेशन ऑफ सेट्स। सेट नोटेशन पे चलते हैं। नोटेशन ऑफ सेट। अब मैथमेटिक्स में जब भी कोई चीज हम डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं नई कोई बात, तो उसके लिए हम एक नोटेशन, एक सिंबॉलिक नोटेशन देते हैं। ठीक है, तो सेट का सिंबॉलिक नोटेशन क्या है? तो आप लिखेंगे सेट्स आर डिनोटेड बाय, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। तो या तो कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, लाइक ए, लाइक बी, लाइक सी एटसेट्रा, और करली ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला कि सेट ऑफ perfect squares less than perfect square of integer less than equal to 33, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि let it be a, let a be the set of perfect squares। तो a से भी डिनोट कर सकते हैं, या इसी को हम करली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं। अब करली ब्रैकेट से अगर डिनोट करेंगे तो हम क्या करेंगे? तो करली ब्रैकेट से डिनोट करते समय आप यहां पर a के आगे ऐसे करली ब्रैकेट लगा दिया। अब उस करली ब्रैकेट में सेट क्या होता है? सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना। तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो ग्रुप में है, उस कलेक्शन में है, उनको एक एक करके लिखेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा। तो इसमें 33 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर्स लिखने हैं, तो क्या है? 1 स्क्वायर इज 1, कॉमा 2 स्क्वायर इज 4, कॉमा 3 स्क्वायर इज 9, कॉमा 4 स्क्वायर इज 16, कॉमा 5 स्क्वायर इज 25, कॉमा और कोई 6 स्क्वायर इज 36, वो 33 को एक्सीड कर गया तो हम उसको नहीं लेंगे और यहीं पर बात खत्म कर देंगे। तो हमारा ये कलेक्शन हुआ। ठीक है, तो दैट इज, ये जो करली ब्रैकेट लिखा है दैट इज, ये इनको एलिमेंट बोलते हैं। द एंट्रीज है ना, द एंट्रीज विद इन द करली ब्रैकेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। तो ये भी लिख दो, एलिमेंट ऑफ सेट क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सेट, तो मेंशन करो द एंट्रीज within the bracket, within bracket separated by comma, separated by comma
separated by comma are called elements. तो एलिमेंट्स क्या हैं बताओ? जैसे ए एक सेट है तो इसके एलिमेंट क्या हैं? तो 1 फॉर एग्जाम्पल 1 इज एलिमेंट ऑफ ए. अब 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे ही 1 ही क्यों, और कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, 9 इज एलिमेंट ऑफ ए, 16 इज एलिमेंट ऑफ ए. तो इसको भी लिखने का एक सिंबॉलिक नोटेशन होता है. तो इसको ऐसे लिखते हैं, 1 इज एलिमेंट ऑफ, ये जो है 3 वर्ड्स, इसके लिए एक सिंबॉलिक नोटेशन होता है 1 बिलोंग्स टू ए. ये जो है ना, ये है बिलोंग्स टू, पढ़ते हैं इसको बिलोंग्स टू मतलब 1 ए में है तो इन इज एलिमेंट ऑफ. ऐसे ही 4 बिलोंग्स टू ए, ऐसे 9 बिलोंग्स टू ए, 16 बिलोंग्स टू ए, 36 बिलोंग्स टू ए. ट्रू और फॉल्स? 36 बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? ये तो सही है, फॉल्स. ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, बट ये गलत है. तो इसका मतलब 36 ए को बिलोंग नहीं करता है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे लिखना पड़ेगा. तो 2 सिंबॉलिक नोटेशन मैंने बताया. ये सिंबॉलिक नोटेशन का मतलब क्या है और इस सिंबॉलिक नोटेशन का मतलब क्या है? जल्दी बोलो. इसका मतलब है बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू का मतलब इज एलिमेंट ऑफ, इज एलिमेंट ऑफ. और ये सिंबॉलिक नोटेशन का मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, नॉट एन एलिमेंट ऑफ, नॉट एन एलिमेंट ऑफ. तो नोटेशन समझ में आ गया सबको? सेट का नोटेशन समझ में आ गया, सेट का डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया, एलिमेंट का नोटेशन समझ में आ गया. यूजुअली एलिमेंट को represent the elements are represented by corresponding small letters, ये मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है. स्मॉल या लोअर केस स्मॉल लेटर्स या लोअर केस लेटर्स. जैसे अगर मैं बोलता हूं कि कैपिटल ए इज अ सेट, तो उसके एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर में A1 इज द एलिमेंट, A2 इज द एलिमेंट, A3 इज द एलिमेंट. एलिमेंट हमेशा कॉमा से सेपरेट करके लिखे जाते हैं. ठीक है? जैसे नोटेशन समझ में आ गया, एलिमेंट समझ में आ गया. कोई डाउट? फटाफट बोलते रहो बेटा, प्लीज डोंट कीप क्वाइट. यहां तक क्लियर है सबको? यस सर. तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसका आंसर करेंगे. एक और बात लिख लो फिर उसके बाद एक टर्म और लिखेंगे, कार्डिनल नंबर. तो हेडिंग देंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट. कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट, फटाफट लिखो, नंबर ऑफ एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ द सेट is called its cardinal number. It is called its cardinal number. तो किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसी नंबर ऑफ एलिमेंट को उसका कार्डिनल नंबर बोलते हैं. एंड मान लो सेट है तुम्हारा A, तो कार्डिनल नंबर ऑफ A बोलते हैं उसको. और उस कार्डिनल नंबर का भी नोटेशन होता है, तो वो भी लिख दो, डिनोटेड बाय n
ब्रैकेट ए, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए बोलते हैं इसको। पढ़ते क्या है, पढ़ते हैं एन ऑफ ए, एन ऑफ ए पढ़ते हैं। ये रीड करने का तरीका है और वो लिखने का तरीका है, रीड एज एन ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल, X is set of primes less than equal to 36. Find n of x. जल्दी बोलो। तो प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? किन नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं बेटा? अरे मैं सभी लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग कुछ बता नहीं रहे हो। कौन सी नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं? तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर, हेलो, Which are divisible by 1 or by itself. वेरी करेक्ट। प्राइम and नंबर्स which have no factors. बिल्कुल, प्राइम नंबर्स आर दोज नेचुरल नंबर्स या दोज पॉजिटिव इंटीजर्स which have exactly two positive divisors, exactly two positive factors. One of them is 1 and other is itself. तो 1 और अपने आप को छोड़ करके और किसी भी पॉजिटिव नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर से अगर नंबर डिविजिबल नहीं है तो ऐसे नंबर को हम प्राइम बोलते हैं। जैसे 1, तो 1 में एक ही पॉजिटिव डिवाइजर है इसलिए 1 प्राइम नहीं है। 2 हैज 2 पॉजिटिव डिवाइजर, 1 से डिविजिबल है और अपने आप से 2 से डिविजिबल है, इसलिए इसमें 2 पॉजिटिव डिवाइजर है तो ये प्राइम है। 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, राइट। 4 प्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 में 3 पॉजिटिव डिवाइजर है, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है और 4 से भी है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर होने चाहिए, एक 1 और एक वो खुद अपने आप। तो कौन से प्राइम है? तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 2 is the smallest prime and it is only even prime, then 3, then 5, then 7, then 11, 13, 17, 19, 23, 21 प्राइम नहीं है, 23 के बाद 29 and then 31. So these are the prime numbers. तो ये हमारा X सेट आ गया, कैपिटल एक्स से डिनोट किया, ये एक नोटेशन है कैपिटल लेटर से। फिर मैंने बोला था कि करली ब्रैकेट में एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं, ये भी एक तरीका है। और यहां से अब क्लियर दिख रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स क्या है, व्हाट इज एन एक्स। तो काउंट करो, 4 and 3 7, 3 10 and 1 11, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज 11। चेक इट आउट, इज इट ओके? Yes, sir. सबको क्लियर है ना? तो आपको क्या क्या समझ में आ गया? सेट क्या है? Yes, sir. Set is a collection of well-defined objects which are different from each other. दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात बताई कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? सारे कलेक्शन के हर एक मेंबर के लिए एक कॉमन डेफिनेशन होनी चाहिए, वो डेफिनेशन सब पे एप्लीकेबल होनी चाहिए, वो डेफिनेशन में ऐसी किसी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो मेजरेबल ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद बताया सेट का नोटेशन कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से इस्तेमाल कर इसको डिनोट करते हैं या तो करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट मेंशन करते हैं कॉमा से सेपरेट करके उनको एलिमेंट बोलते हैं। तो द ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमा रिटेन आर केप्ट विद इन द करली ब्रैकेट आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द सेट। एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करते हैं। कार्डिनल नंबर, किसी भी सेट का साइज या नंबर ऑफ एलिमेंट को उसका कार्डिनल नंबर बोलते हैं और उसको n ऑफ a या n ऑफ x से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आई होप आप में से हर एक को क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर एक दो पॉइंट वर्थ डिस्कशन है तो इसको भी मेंशन कर दो, नोट करके लिखो, नोट। पहला नोट क्या है? by changing, note 1, by changing the order, by changing the order, ऑर्डर किसका? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स का ऑर्डर अगर हम चेंज करते हैं तो उससे सेट चेंज नहीं होता है. बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स सेट डज नॉट चेंज. Set does not change. कहने का मतलब यह है कि अगर X सेट, ये X सेट है, तो इसी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 7 2 5. ऐसा ऑर्डर को डिफरेंट कर दो. डिफरेंट ऑर्डर करोगे तो भी सेट वही रहेगा. मतलब ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है. 11 13 19 17 23 20 31 29 ऐसे लिखोगे तो भी वही सेट है. यही 4 और 4 8 और 3 11 एलिमेंट है. तो एलिमेंट वही होने चाहिए. ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑर्डर आप चेंज कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. तो ये भी वही सेट है. तो ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्रीड. सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है? एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है. कितने एलिमेंट है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट वही होने चाहिए और एलिमेंट वही होने चाहिए. एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है वो चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. दूसरी बात, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ इंटीजर्स, अब इसमें कितने एलिमेंट होंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट होंगे? अगर मैं बोलता हूं ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी इज सेट ऑफ इंटीजर, तो व्हाट इज नंबर ऑफ ए? इनफाइनाइट. नंबर ऑफ ए इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट क्या होता है? व्हाट इज इन्फिनिटी? देखो, बोल दिया इन्फिनिट है और उसका मतलब नहीं बता रहे. व्हाट इज इन्फिनिटी? अनकाउंटेबल. नहीं, ऐसा मत बोलना. अनकाउंटेबल तो फाइनाइट भी हो सकता है. नहीं, सॉरी, अनकाउंटेबल इन्फिनिटी है ये जो नहीं. कुछ इन्फिनिटी काउंटेबल भी होते हैं. इनफाइनाइट क्या होता है? The state of being infinite. ये क्या मतलब होता है? ये तो अंग्रेजी ज्यादा है, मैथमेटिक्स कम है इसमें. Sir, beyond our imagination. चलो इसको लिख दो. आई थिंक आप लोग यू आर यंग, नॉट मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड. कोई बात नहीं, लिखो, मैं समझा रहा हूँ इन्फिनिटी क्या है. पहली बात तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है. इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है. तो अगर आप एज लॉन्ग एज उसको आप एक नंबर सोचोगे तो आप कभी समझ नहीं पाओगे. इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनाइट, इन्फिनिटी जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे. इट इज नॉट अ नंबर. ऐसे लिखो, इट इज नॉट अ नंबर but only a concept. Hypothesis है. And described as, उसको डिस्क्राइब कैसे किया है मैथमेटिशियंस ने, उसको समझो. डिस्क्राइब्ड एज लार्जर देन लार्जेस्ट one can think of. मीन्स जो भी आप बड़े से बड़ी क्वांटिटी सोच सकते हो उससे भी बड़ा जो है वो इन्फिनिटी है. जैसे आप कोई एक बहुत बड़ी नंबर इमेजिन करो, कुछ भी, फॉर द सेक ऑफ फन, कोई भी एक बड़ी नंबर इमेजिन करो. मान लो किसी बच्चे ने बोला 10 की पावर 50,000. बहुत बड़ी नंबर है, बहुत बड़ी नंबर है ये. डेफिनेटली इफ यू स्टार्ट राइटिंग दिस नंबर प्रॉब्ली यू वोंट बी एबल टू राइट, बिकॉज 10 के आगे 50,000 जीरोस लिखने पड़ेंगे आपको. 1 के आगे 1 फॉलोड बाय 50,000 जीरोस. आप बोलोगे क्या ये इन्फिनिटी है? लो, और 50 lakhs कर दिया, 5 CR लिख दिया. ये बहुत बड़ी नंबर है बट ये इन्फिनिटी नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें 1 ऐड कर दो तो उससे बड़ी नंबर आ जाएगी, और उसमें 1 ऐड कर दो तो उससे और बड़ी नंबर आ जाएगी. तो क्या ये 1 ऐड करने का सिलसिला कभी खत्म होगा?
नहीं। सर इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी नंबर लिखना पॉसिबल है, लेकिन उससे भी बड़ी नंबर सोचना पॉसिबल है। तो क्या सबसे बड़ी नंबर को सोचना पॉसिबल है? नेवर। क्योंकि जिस नंबर को भी आप इमेजिन कर लोगे, लिख दोगे, उसमें +1 कर दूंगा मैं, तो उससे बड़ी नंबर बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि इन्फिनिटी वो नंबर है जो जो बड़ा से बड़ा आप सोच रहे हो ना, उससे भी बड़ा है। इसका मतलब ऐसी कोई नंबर आप लिख नहीं सकते। तो एक इमेजिनेशन है कि एक बहुत बड़ी नंबर, बहुत बड़ी, आपके इमेजिनेशन के बियॉन्ड, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। इसलिए बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी एक नंबर नहीं, एक मियरली एक थॉट है। ठीक है, पहली बात। अब यहां नेचुरल नंबर की जब बात कर रहे हैं, तो अब इसको लिखेंगे कैसे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैसे लिखेंगे? तो ए सेट को लिखने का तरीका क्या है? तो आप ऐसा करते हो, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3, एक सिस्टम से लिखते जाओ, और इसके बाद आप 3 डॉट लगा दो। द मोमेंट यू पुट 3 डॉट्स, तो ये 3 डॉट का मतलब है ऑन एंड ऑन, मतलब ये पैटर्न वो एक एक ऐड करते हुए चलता रहेगा। तो ये इन्फिनाइट सेट को लिखने का तरीका है। ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर को लिखना है बी, तो कैसे लिखेंगे? तो मान लो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसी तरह से 0 के लेफ्ट में इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, -2 है, और इसके बाद इधर भी 3 डॉट लगा दो, और इधर भी 3 डॉट लगा दो। तो ये हो गया इंटीजर सेट को लिखने का तरीका। ट्रिपल डॉट का मतलब होता है ऑन एंड ऑन, एक्सटेंड हो जाएगा, इधर भी उसी पैटर्न को एक्सटेंड कर देंगे। तो इनफाइनाइट सेट को भी हम सेट के करली ब्रैकेट वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 बातें मैंने बताई कि ऑर्डर को चेंज करने से सेट नहीं चेंज होता है, सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? एलिमेंट इंपॉर्टेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। किस पैटर्न में लिखे गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कि इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट वाले सेट को भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन पूछूं? नोट यस कर, सर। इसको नोट कर लिया तो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। आपने नोट कर लिया? किसी बच्चे को नोट करना बचा तो नहीं हुआ? All of you have noted down, so let's move to the next part. Question number 2 बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कैपिटल ए एक सेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि 4 स्टेटमेंट 1 2 3 4 में से कौन सा स्टेटमेंट इस सेट के लिए ट्रू स्टेटमेंट है। सर सेकंड। सेकंड ट्रू स्टेटमेंट है। यस सर। ओके, और मतलब फर्स्ट फॉल्स है? नहीं सर, फर्स्ट भी ट्रू। फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, यस सर। थर्ड, फॉल्स। फोर्थ, ट्रू। ट्रू। भाई एक आंसर का सेट आया। क्या सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? सभी बच्चों से क्वेश्चन है मेरा, क्या सभी लोग ये आंसर को के साथ एग्री करते हैं? मयंक डजंट एग्री। वेल डन बेटा, मयंक नहीं एग्री करता। मयंक आप बताओ बेटा, तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? सर पहला सही है। मयंक ने बोला फर्स्ट ट्रू है, ओके। सेकंड फॉल्स है। अरे एली या तो एलिमेंट्स आएगा, कुछ एलिमेंट है तो 2 दे दे। हाँ क्या? ए इज एलिमेंट ऑफ ए, तो 2 एलिमेंट दे रखे हैं इसका। मतलब आप ये बताओ फॉल्स है कि ट्रू, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। सेकंड वाला फॉल्स है कि ट्रू? फॉल्स आएगा। फॉल्स है। थर्ड सर फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ भी फॉल्स है। फॉल्स। तो मयंक ने बोला ओनली फर्स्ट इज ट्रू, रेस्ट आर फॉल्स।
और किसी ने कोई डिफरेंट ओपिनियन देना है? अब जरा देखो, अब जरा वापस जाओ और जहां पर मैंने एलिमेंट डिफाइन किया जरा उसको पढ़ो बेटा एक बार फिर से। एलिमेंट की डेफिनेशन को पढ़ो, क्या लिखा गया है? द एंट्री, ध्यान से सुनो, द एंट्रीज kept within the curly bracket separated by comma are called element। जो सेट एक कलेक्शन है और उस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एलिमेंट होते हैं, और वो ऑब्जेक्ट करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके रखे जाते हैं। तो यहां पर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? इस करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेटेड कितने एलिमेंट हैं? 4। 4। ए है, बी है, और एक सेट कंटेनिंग एलिमेंट ए, एक सेट कंटेनिंग एलिमेंट बी। तो इसके 4 एलिमेंट हैं, कौन कौन से? A belongs to capital A, small b alphabet belongs to capital A, a set containing small a is element of capital A, a set containing small b is element of capital A। तो इस सेट के 4 ही एलिमेंट हैं बेटा, ओनली 4 एलिमेंट आर देयर, एंड व्हाट आर दोज एलिमेंट्स? 2 elements are alphabets and 2 elements are set containing single alphabet। तो इसका मतलब है कि ये A is element of A, ये बात तो बिल्कुल सही है, पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, मयंक का आंसर ठीक है। ये एक सेट जिसमें 2 एलिमेंट वाला कोई सेट इस सेट का एलिमेंट नहीं है। इस सेट के एलिमेंट में 2 सेट हैं और दोनों सिंगल एलिमेंट वाले सेट हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो ये भी फॉल्स हो गया। सिंगलटन बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, जबकि सिंगलटन बी एक एलिमेंट वाला सेट बी इसका एलिमेंट है, यहां बोल रहे हैं नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया। तो ये सही है और बाकी सारे फॉल्स हैं। तो मैं बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर आंसर वाज राइट। हालांकि तुमसे डिस्कस करते समय मुझे थोड़ा सा लगा था सेकंड पॉइंट के बाद कि आपको अभी थोड़ी क्लैरिटी कम है। सर हाँ बोलो। सर जो ये लास्ट वाला पॉइंट है सर, ये भी तो ट्रू होएगा। क्यों भाई? सर जब लास्ट वाला ट्रू है तो ये क्यों नहीं ट्रू है? सर इसमें तो दोनों एलिमेंट एक ही ब्रैकेट में है। हाँ तो 2 एलिमेंट तो यहाँ भी है कि ब्रैकेट। ये यहाँ बोल रहे हैं एक सेट है जो ए का एलिमेंट है और उस सेट में 3 एलिमेंट है। तो क्या ऐसा कोई सेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट है? दिख रहा है ऐसा? सेट ए के only 2 sets are element of A। कौन कौन से? एक है ये वाला सेट एंड एक है ये वाला सेट। इस दोनों के अलावा तीसरा कौन सा सेट है जो इसका एलिमेंट है? बताओ जरा। तो अगर आप बोलते हो कि ये इसका एलिमेंट है तो ये तो ऐसा सेट है जिसके अंदर में 3 एंट्री है, 3 एलिमेंट है। हम एक सिंगल एलिमेंट वाला ही सेट इसका एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट वाला कैसे उसका एलिमेंट हो गया? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको और मैच्योर होना पड़ेगा। ऐसी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ही ऐसा लिया है जिससे आपको थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ का क्लैरिटी और बढ़े, एलिमेंट ऑफ का मतलब समझ में आए। ठीक है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये सेट ही कैसा हुआ जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और 2 सेट्स हैं? तो बेटा हो सकता है, सेट मतलब एक कलेक्शन होता है। मान लो एक बॉक्स है, समझो जरा, ठीक है, या एक वॉलेट है, बड़ा वॉलेट है, पर्स है एक, और उस पर्स के अंदर में एक ₹5 का एक नोट है, उस पर्स में एक ₹10 का नोट है, और उसी पर्स में एक वॉलेट है छोटा सा, उसके अंदर में ₹5 का नोट है, और उसी पर्स में एक और वॉलेट है और उस वॉलेट के अंदर में ₹10 का नोट है। तो ये जो बड़ा वाला पर्स है ना, ये पर्स जो है वो बेसिकली एक सेट है, कलेक्शन तो है ना, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके अंदर में जो ऑब्जेक्ट हैं, इस पर्स के अंदर में इस सेट में जो एलिमेंट है वो ₹5, ₹10, मतलब इसको लिखोगे ऐसा 5, 10 एंड अ ब्रैकेट कंटेनिंग 5 एंड ब्रैकेट कंटेनिंग 10, ऐसा।
तो ये सेट है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। आई होप नाउ इट इज मोर क्लियर टू यू। क्लियर है जी? सेट, सेट की डेफिनेशन, सेट का नोटेशन, सेट का कार्डिनल नंबर तक बात समझ में आ गई? तो एक बार हाँ बोल दो अगर समझ में आ गई तो। ओके बेटा, तो लास्ट पॉइंट पर, आज की क्लास के डिस्कशन का लास्ट पॉइंट पर जाते हैं। आप मेंशन करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के मेथड्स क्या हैं? तो सेट्स को डिस्क्राइब करने के दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। तो देयर आर टू वेज। वो दो वेज कौन कौन से हैं? तो एक वे है जिसको बोलते हैं सेट रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड, और दूसरे को बोलते हैं बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड, और दूसरा मेथड जो है बेटा उसको बोलते हैं बिल्डर मेथड। BUILDER, रोस्टर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या है या रोस्टर मेथड क्या है? तो आप लिखेंगे इन दिस मेथड या हेयर वी एक्सप्रेस सेट by writing all its elements within curly bracket separated by comma, separated by commas। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल set of roots of equation, set of roots of the equation x cube minus 9x equal to 0। तो इस सेट को अगर मुझे रोस्टर मेथड से, रोस्टर का मतलब होता है लिस्ट, इसी को लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिस्टिंग मेथड। रोस्टर और लिस्टिंग मेथड। तो लिस्ट आउट करना है, एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करना है कॉमा से सेपरेट करके। तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करें तो ये फैक्टर आ गया x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9, और फिर फैक्टराइज होकर के x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया। अब तीन नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब या तो पहला जीरो है तो x इक्वल टू 0, या मिडिल वाले ब्रैकेट को जीरो करोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, लास्ट वाले को जीरो करोगे तो x की वैल्यू -3 आएगी। तो रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे -3,0,3। ये हो गया तुम्हारा सेट। अगर मैं इसको A बोल रहा हूं तो A का रोस्टर फॉर्म से प्रेजेंटेशन या लिस्टिंग मेथड से प्रेजेंटेशन। रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया? बोलो। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स x lying between -3/2 and 7/2। तो ऑब्वियसली इसका, अगर इसको मैं बी सेट बोलता हूं तो बी सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे?
तो -3/2 मतलब -1.5, तो ये नंबर लाइन पर -1.5, ये -1.5 है अगर, तो यहां कहीं -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 7/2 होगा। 7/2 मतलब 3.5। तो कौन कौन से इंटीजर हैं जो इनके बीच लाई करते हैं? तो ये वाले इंटीजर, ये 1 2 3 4 5। तो क्या क्या लिखेंगे? -1 0 1 2 3। ये रोस्टर फॉर्म हो गया। आई थिंक रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया सबको? यस और नो? अब रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखो या एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर दो, इसको लिख दो कि 0 3 1 -1 2, तो भी चलेगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का कोई रोल नहीं है, ऑर्डर चेंज करने से सेट चेंज नहीं होता है। तो रोस्टर फॉर्म सारे बच्चों को क्लियर है या नहीं? अब आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए, थक गए हो क्या? हेलो? नो सर, हाँ, क्या हुआ? नो सर। अच्छा ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया बेटा? रोस्टर मतलब लिस्टिंग, जस्ट लिस्ट आउट द एलिमेंट्स एंड कीप देम इन द कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा, उसी को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म के अलावा एक और मेथड है, सेट बिल्डर मेथड। ये क्या है? तो लास्ट पॉइंट लिख दो, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड ये क्या है? तो हियर इन दिस मेथड, ऐसे लिखो, इन दिस मेथड we consider x as general element and use its definition without necessarily mentioning any element। क्या बोला गया समझो कि इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट से सपोज x इज द एलिमेंट ऑफ द सेट एंड x इज सो एंड सो। तो उसको लिखने का तरीका हमेशा ऐसा होगा कि मान लो यही सेट को लिखना है, ये वाले सेट को लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट a इज व्हाट, a इक्वल टू करली ब्रैकेट लिखेंगे, करली ब्रैकेट के साथ लिखेंगे x such that x is element of set such that x is root of x square minus 9x equal to 0। बस इसमें हम एलिमेंट लिखते नहीं है, सिर्फ हम उसकी डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। या b की बात करो, b को लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू क्या, यही वाला b जो यहां लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे b इज कलेक्शन ऑफ x, या कलेक्शन ऑफ b भी लिख सकते हैं, स्मॉल b भी लिख सकते हैं ना, कलेक्शन ऑफ स्मॉल b सच दैट b is an integer, b belongs to set of integer and -3/2 less than b less than 7/2। तो हम कोई एलिमेंट मेंशन नहीं कर रहे हैं, उस सेट का कोई एलिमेंट को बिना मेंशन किए हुए, अगर मेंशन हो भी जाता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारे एलिमेंट को लिखना ये जरूरी नहीं है। सिर्फ हम जनरल एलिमेंट इमेजिन कर लेंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कुछ मान लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी, और फिर उस एक्स की डेफिनेशन, क्योंकि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि अगर कोई सेट लिख रहे हो तो उसके एलिमेंट की डेफिनेशन तो होगी, उसी डेफिनेशन को हम मेंशन कर देंगे विदाउट मेंशनिंग द एलिमेंट and the set is described। This is called set builder or set construction method।
ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस याद होंगे, जैसे क्या क्या यूज होंगे, तो जरा कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस लिख दो, स्टैंडर्ड नोटेशंस। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस जो हैं वो नंबर्स के जो सेट है ना वो आपको याद रहने चाहिए, उनका नोटेशन। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसका नोटेशन है बेटा कैपिटल N, और यहां ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। सेट ऑफ इंटीजर, इसका नोटेशन है, या तो हम इसको Z से डिनोट करते हैं और या तो I से डिनोट करते हैं। ये अलग से लाइन ड्रॉ करने का मतलब होता है कि जो नॉर्मल अल्फाबेट Z है वो ऑर्डिनरी सेट होगा, और अगर एक लाइन ड्रॉ दिया तो ये इंटीजर सेट का नोटेशन हो गया। ठीक है, ऐसे होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होता है, फर्क तो समझते हैं ना। होल नंबर्स मतलब W, इसका मतलब होता है 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर का मतलब होता है ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब हो गया, इंटीजर का मतलब क्या हो गया, इंटीजर का मतलब हो गया, वो तो मैंने पहले लिखाया था, है ना, कि -2, -1, 0, 1, 2, डॉट 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 डॉट, ये इंटीजर का नोटेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्यों, क्यों जो है वो रैशनल सेट का नोटेशन है। रैशनल नंबर मतलब कलेक्शन ऑफ x सच दैट collection of x such that x is p by q, क्या लिख रहा था मैं, x such that x equal to p by q and p and q are integers, q is not equal to 0। ये रैशनल सेट का डेफिनेशन है कि p by q, 2 by 3, 5 by 7, ये सब रैशनल सेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 1, -2, 5, 3/4, 3, 2/3, ये रैशनल सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। अब 5 इंटीजर है, ये रैशनल नंबर भी है क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हो। 5 और 1 दोनों इंटीजर है और 1 0 नहीं है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ये रैशनल नंबर का सेट हो गया। और जो रैशनल नहीं है उनको हम क्यू के ऊपर बार, क्यू बार, इर्रेशनल का सेट, सेट ऑफ इर्रेशनल्स। इरेशनल नंबर भी आप पढ़ चुके हैं बेसिक क्लासेस में 9वीं 10वीं तक, जैसे कि √2, √3, √7, √5, है ना, पाई, ई, ये सब इरेशनल सेट का नोटेशन है। ठीक है, तो मेन मतलब था कि रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म समझ में आना चाहिए। रोस्टर फॉर्म क्या है, जिसमें एलिमेंट को लिस्ट आउट करके लिखते हैं। बिल्डर फॉर्म क्या है, जिसमें हम एलिमेंट को लिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ एलिमेंट की डेफिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, बोलो हाँ या ना। हेलो, एनी क्वेरी, एनी डाउट बेटा? सो फार जो भी डिस्कस हुआ इसमें अगर कोई बात अभी भी क्लियर नहीं हुई हो तो आप पूछ सकते हो। बिल्डर मेथड पे चलो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। आपने ये नोट कर लिया बेटा, मैं स्लाइड चेंज कर दूं? ओके, जैसे मैंने बोला कि एक्सप्रेस द सेट A in builder form, ये क्वेश्चन है। पहला केस A इज इक्वल टू
1/3, 1/2, 3/5, 2/3, 5/7। बोला इसको बिल्डर फॉर्म में लिखो। अब बिल्डर फॉर्म, ये कौन से फॉर्म में लिखा गया है, ये सेट कौन से फॉर्म में है, तो इट इज क्लियरली इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ये तो सबको दिख रहा है, और बोल रहे हैं इसको बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो बिल्डर फॉर्म में लिखते समय हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे, इस एलिमेंट को ध्यान से देखो, एलिमेंट को। तो इसी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 + 2, 2/2 + 2। ये 1/2 को 2/4 देख सकते हो। है ना। 3/5 को हम लिख सकते हैं 3/3 + 2। 2/3 को हम 4/6 मान सकते हैं, तो 4/4 + 2 लिख सकते हैं, और 5/5 + 2। तो एक पैटर्न नजर आ गया मुझको। तो मैंने इसको लिखा कि इट इज इक्वल टू x such that x is equal to n/n + 2, where n is a natural number less than equal to 5। अब देखो, तो इस पूरी डेफिनेशन में इसको बोलते हैं बिल्डर फॉर्म। ये बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, और ये रोस्टर फॉर्म है। तो इस रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में फर्क देखो। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा लिखे हुए हैं। बिल्डर फॉर्म में मैंने एलिमेंट का रूल देखा, क्या, कि 1/3 तो न्यूमरेटर +2 इज डिनोमिनेटर। इसको 1/2 को 2/4 लिखा तो न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 2 + 2 है। न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 3 + 2 है। न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 4 + 2 है। तो डिनोमिनेटर इज 2 मोर देन न्यूमरेटर इस फॉर्म में लिखने के बाद। तो इसको लिख दिया x = n/n + 2। अब हमने कोई एलिमेंट यहां मेंशन किया, कोई भी एलिमेंट मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 दो तो सारे एलिमेंट बन जाएंगे। ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी। इसीलिए इसको बिल्डर, जो एलिमेंट को बिल्ट अप करता है, ऐसा कोई फार्मूला, ऐसा कोई मैकेनिज्म क्रिएट कर दो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन। एक B एक सेट है, ठीक है, एंड इट हैज एलिमेंट्स 1 and 4 and 9 and 16 and 25 and 36 and 49। अब इसको बोला बिल्डर फॉर्म में लिखो, ये रोस्टर फॉर्म है। तो बिल्डर फॉर्म में क्या लिखोगे इसको, x = x raised to power 2। x such that, हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, x such that x is equal to, बोलो, हाँ बोलो, x = x²। n² लिख दो बेटा। x = x² का तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। x = n² लिखोगे, वेयर n क्या है, n जो नेचुरल है, नंबर। n नेचुरल नंबर है, लेकिन सारी नेचुरल नंबर तो नहीं होगी। तो n की एक लिमिट भी है, कहां तक, मैक्स। n n is is less than 45। n नहीं सर, is 7। 7। या तो n is less than 7 लिख दो, या ये भी लिख सकते हो कि x is less x than is 50। less than 49। x is less than 50 भी लिख सकते हो। तो परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 50 हो गया। या x के ऊपर कंडीशन लगाने के बजाय n is less than equal to 7 लिख दो तो भी चलेगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। C एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 5
9, 13, 17, 21। ठीक है, ये है रोस्टर फॉर्म, इसको बिल्डर एक्सप्रेस इन बिल्डर फॉर्म। तो क्या लिखोगे आप इसको? तो सबसे पहले आप देखो कि 5 से 9 4 का जंप है, 9 से 13 4 का जंप है, जंप बाय 4, 4 4 के इंटरवल पे अकर कर रहे हैं। तो जंप बाय 4 का मतलब है 4 का मल्टीपल, है ना? x is equal to n+4। तो इसको लिखोगे C इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू, बोलो, n+4। n+4 नहीं लिखना। n+4 अगर लिखोगे तो n की वैल्यू 1 दोगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन n की वैल्यू 2 दोगे तो 6 आ जाएगा, जबकि हमें 9 चाहिए। तो लिखेंगे 1 +4k या 4n। पहला वाला 1 से 4 ज्यादा है, 1 + 4 है। अगला वाला 1 + डबल ऑफ 4 है। अगला वाला 1 + ट्रिपल ऑफ 4 है, क्योंकि 4 यूनिट का जंप है ना, तो 4 का जंप मतलब 4k, 4 मल्टीपल, 4 के मल्टीपल में ऐड हो रहा है। तो 1 + 4n, वेयर n क्या है? n इज अ नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी? 5। तो अब इस फॉर्मूले से सारे बन जाएंगे। देखो n को 1 दो तो आ जाएगा 5, n की वैल्यू 2 डालो, 2 4 जा 8 + 1 9, n की वैल्यू 3 डालो, 3 4 जा 12 + 1 13, n की वैल्यू 4 डालो, 4 4 जा 16 + 1 17, n 5 डालो तो 21। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई कि नहीं? हेलो, तुम सभी लोग बहुत चुपचाप हो, इसका दो मतलब यस होता है, सर। या तो सब कुछ समझ में आ गया या तो कुछ गड़बड़ है। एनीवे, तो ये सारी बातें समझ में आ गई। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया सेट क्या है, सेट का डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन की कुछ खास खास मुद्दे क्या होते हैं, एलिमेंट कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, नोटेशन क्या होता है, एलिमेंट का नोटेशन क्या होता है, एलिमेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, फिर सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, ठीक है। फिर सेट का रिप्रेजेंट करने का या डिस्क्राइब करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सेट रोस्टर लिस्टिंग मेथड, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और लिस्टिंग फॉर्म और बिल्डर फॉर्म पे कुछ एक एग्जांपल्स हमने लिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अब आज के इस डिस्कशन के अगेंस्ट में आप क्या करेंगे? आपके पास टास्क क्या है? तो दो टास्क है। एक टास्क तो ये है कि एनसीईआरटी 11th की आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो आप सभी फटाफट मार्केट से एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स ले लेंगे, नई मिल जाए पुरानी मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसकी 1.1 एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे एंड रीड द एंटायर टेक्स्ट बिफोर एक्सरसाइज 1.1। 1.1 एक्सरसाइज के पहले जितना भी है वो सारा टेक्स्ट को वर्ड बाय वर्ड सारा पढ़ेंगे, 1.1 के सारे सम्स करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं गेम 1 शेयर करूंगा, डीपीपी, है ना, उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये दो टास्क है, इसके बाद जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है बेटा। तो एनीथिंग यू लाइक टू आस्क आज के डिस्कशन में, या पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी आपके दिमाग में क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो इस क्लास को यहीं पर मैं कंक्लूड कर दूं। है कोई क्वेरी? बोलो। तन्वी, तन्मय, समर, यशस्वी, नेहा, बोलो कोई पॉइंट जो आपको पूछना है, कोई डाउट? तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो बेटा आज की क्लास को यहीं पर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
क्लास का शेड्यूल, क्लास का टाइमिंग, वो सारा डिटेल जो है आप इंस्टीट्यूट में फ़ोन करके डिस्कस कर लेना सारा कुछ, ठीक है। वैसे आपका एक ग्रुप बन जाएगा या बन गया होगा, तो उस ग्रुप के अंदर ही सारी चीज़ें मैं पोस्ट करूँगा। आपको अगर कोई डाउट होगा एनसीईआरटी सॉल्व करते समय या कोई भी क्वेश्चन करते समय, तो उसी ग्रुप में आप मेरे से डाउट को व्हाट्सएप पे पूछेंगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय।